नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में। इस सभ्यता की विशेषताएं क्या हुआ करती थी, इन सब चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता पर एक वीडियो और बना चुके हैं जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो आप वो वाला लेक्चर और ये दोनों लेक्चर अगर देख लेते हैं तो फिर आपका सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण जितने भी कंसेप्ट है, जितनी भी जानकारी है, वो आपकी पूरी कवर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय व्यवस्था सभ्यता हुआ करती थी। ठीक है, और उस काल में अगर देखें तो इनकी सोच इतनी विकसित हो गई थी कि ये पक्के मकानों में भी रहने लग गए थे। इसका काल कब से कब तक माना जाता है, इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसको नाम क्यों दिया गया? क्योंकि सिंधु घाटी जो नदी है उसकी और उसके सहायक नदियों के आसपास ये जो है इसके स्थल महत्वपूर्ण रूप से मिले हैं, इसका इसलिए इसको नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। हालांकि पहला जो स्थल मिला था वो था हड़प्पा, जो कि कहां पर पाया गया था? पाकिस्तान में मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम कालखंड देखें कि कहां कब कब ये पाई गई है या इसके जो स्थल हैं वो कितने पुराने हैं, तो इसको तीन भागों में मुख्य रूप से बांटा जा सकता है। एक है प्रारंभिक हड़प्पा के स्थल, जो कि 3200 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक के मिलते हैं, और दूसरे हैं जो परिपक्व हड़प्पा स्थल है, वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के आसपास तक के मिलते हैं। फिर उत्तरवर्ती हड़प्पा स्थल जो है वो 1900 से लेकर 1300 ईस्वी के आसपास, ईसा पूर्व तक के आसपास तक हमें इसके स्थल प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से बांटा जा सकता है। अगर महत्वपूर्ण रूप से हम देखें तो 2350 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का हम एक महत्वपूर्ण रूप से इसका काल माना जा सकता है। हालांकि विद्वान जो है वो प्रारंभिक हड़प्पा स्थल, परिपक्व हड़प्पा स्थल, उत्तरवर्ती हड़प्पा स्थलों को बांटकर इस प्रकार से तीन भागों में ये बांट देते हैं। ठीक है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में हम आ जाते हैं तो यहाँ पर एक सुव्यवस्थित नगर नियोजन जो है यहाँ पर पाया जाता था। किस प्रकार से पाया जाता था? तो सड़कें यहाँ पर देखें तो समकोण पर काटती थी। इस प्रकार से ग्रिड प्रणाली पर यहाँ की सड़कें हुआ करती थी। आज के बड़े बड़े शहरों में भी भारत के नहीं है इस प्रकार की सड़कें। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए उस काल में ये 2300 ईसा पूर्व से पहले इस प्रकार की के शहर वहां भारत में पाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पर एक जाल पद्धति पर ये सारी की सारी जो है सड़कें हुआ करती थी। फिर जल निकास प्रणाली बहुत बढ़िया यहाँ पर हुआ करती थी। एक सभी घर होते थे तो घरों से एक लकड़ी की एक निकास प्रणाली हुआ करती थी। फिर वो जाके एक मेन रोड जो होती थी, सड़क होती थी, उस सड़क पर जाके उससे मिलती थी। फिर एक वो जो वो गली से होकर जो नाली गुजरती थी वो जाके फिर एक बड़ा रोड जो है, सड़क है, सड़क के ऊपर एक बड़ा सा नाला होता था, उसमें मिलता था। उस नाले के पोर्ट होल्स जो है, माफ कीजिएगा, उसके जो पिट्स जो है वो खुलने के लिए ढक्कन वगैरह भी उस पर लगाए होते थे। नालियां ढकी हुई होती थी, है ना। इस प्रकार से एक जल निकास प्रणाली जो है बहुत बढ़िया यहाँ पर व्यवस्थित रूप से हुआ करती थी। शहर में नालियों का पूरी तरीके से जाल यहाँ पर बिछा हुआ था, खुली नालियां नहीं थी जैसे कि आज के शहरों में होता है। भवन जो बनते थे उस काल में, मकान जो बनते थे, पक्की ईंटों के बनना शुरू हो गए थे। यहाँ पर देखिए इसकी अगर हम समकालीन सभ्यताएं देखें, जैसे कि मेसोपोटामियाई सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता हम देखें तो वहां पर भी पक्के ईंटों के जो है मकान नहीं बन रहे थे। प्रत्येक घर में एक रसोई घर और एक स्नानागार हुआ ही करता था। आज देखिए भारत सरकार जो है वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में जो है वो टॉयलेट वगैरह बनवा रही है, मगर उस आज से 2350 ईसा पूर्व पहले ही देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर स्नानागार हर घर में मिलता ही मिलता था। हर घर में कुआं होता था पानी के लिए और एक रसोई घर भी हुआ करता था। नगर जो है महत्वपूर्ण रूप से दो भागों में बटा हुआ होता था। एक जो था वो था सिटाडेल जिसे कहते थे दुर्ग, और एक हुआ करता था जो निचला नगर हुआ करता था जिसमें आम लोग रहा करते थे, है ना। तो जो पश्चिमी तरफ है वहां पर जो शासक वर्ग है शायद वो रहता था, और जो पूर्वी नगर है जो आप सपाट क्षेत्र में था वह जो है वहां पर आम लोग रहा करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीटाडेल है, ये है, और ये यहाँ पर आम लोग रहा करते थे। तो इस प्रकार से शहरों का विभाजन वहां पर था। ठीक है, फिर आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी। तो ये समाज देखिए महत्वपूर्ण रूप से मात्र सत्तात्मक रहा होगा, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है, क्योंकि अभी तक इसकी लिपि पढ़ी नहीं जा पाई है, इसलिए ऐसा अनुमान ही लगाया जाता है कि वहां का समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा। क्यों मात्र सत्तात्मक रहा होगा? क्योंकि मात्र देवी की वहां पर मूर्तियां पाई गई है। किसकी? मात्र देवी की मूर्तियां जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर पाई गई है। तो ऐसा माना जाता है कि शायद वहां पर मात्र सत्तात्मक परिवार या मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। ठीक है,
इतिहासकारों ने बताया कि वहां का समाज जो है वो 4 वर्णों में विभाजित था। वर्ण मतलब आज के शुद्ध क्षत्रिय वाला वैसा वैश्य वाला नहीं, उस काल में 4 वर्गों में विभाजित हुआ करता था। ये कहते थे कि 4 क्लास जो है उस काल में हुआ करती थी। जैसे कोई एक विद्वान क्लास थी, एक योद्धा क्लास थी, एक श्रमिक थे, कुछ व्यापारी थे। तो इस प्रकार से 4 भागों में विभाजित हुआ करता था। आज के जैसे जो 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से नहीं, मगर इस प्रकार से जो है कि विद्वान है, योद्धा है, श्रमिक है, व्यापारी, इस प्रकार से मिलते थे। लोग वहां पर शाकाहार और मांसाहार दोनों का ही सेवन किया करते थे, है ना। दोनों प्रकार के भोजन के हमें साक्ष्य मिलते हैं। कुछ हड्डियां जो है, कटी हुई हड्डियां वहां पर हमें मिलती है। ऊनी और सूती वस्त्र जो है यहाँ पर बनाए जाने लगे थे। देखिए उस काल में हम ऊनी और सूती वस्त्र भी बनाने लग गए थे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण धारण किया करती थी वहां पर, है ना। देखिए ये इस मूर्ति में ही आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए इन्होंने सर के ऊपर एक पट्टा सा बांध रखा है। यहाँ पर देखिए बाजूबंद एक बांध रखा है। और दाढ़ी की स्टाइल आप देखिए, इसकी शैली आप देखेंगे अगर दाढ़ी की, तो आज की जैसी शैली है, जैसे कि सर ने बना रखी है, हंसराज सर ने, वैसे ही यहाँ पर भी इन्होंने भी इस प्रकार की शैलियां हुआ करती थी। देखिए ये फूलों वाली कंबल किस प्रकार से चादर ओढ़ रखी है। तो वहां पर क्या है कि स्टाइल के प्रति, शैलियों के प्रति जो है, फैशन के प्रति बहुत ही सजग वहां के लोग हुआ करते थे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बड़े ही शांति प्रिय लोग हुआ करते थे। हम कैसे कह सकते हैं कि वहां पर कोई, ना हमें तलवार मिली है, ना कोई ढाल मिली है, ना कोई कवच मिला है, ना कोई शिरस्त्राण मिला है, मतलब लड़ने में इनकी रुचि नहीं हुआ करती थी। मुझे लग रहा है कि बड़े शांत स्वभाव के आदमी और व्यापारी लोग ये हुआ करते थे, है ना। क्योंकि व्यापारी लोग ज्यादातर शांति प्रिय होते हैं, क्योंकि व्यापार जो है वो शांति प्रिय स्थितियों में ही हो सकता है। तो व्यापारी लोग शायद जो है यहाँ पर शासक वर्ग रहे होंगे, ऐसा भी इतिहासकार वहां पर अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, फिर है सिंधु कालीन लोगों की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की हुआ करती थी। तो आर्थिक स्थिति में हम देखें तो वहाँ के लोग जो है बहुत सारी कृषि वस्तुएं उगाया करते थे, जैसे कि जौ, चावल, गेहूं, मटर, सरसों, राई, तिल, तरबूज, खजूर, इस प्रकार के अनेक प्रकार के यहाँ पर फसलें उगाई जाती थी। इस प्रकार की कृषि वहां पर की जाती थी। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जूते हुए खेत के हमें साक्ष्य मिले हैं। जैसे हमने देखा था कि किस प्रकार से कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, है ना। एक साथ 2 फसलें बोए जाने के साक्ष्य भी हमें यहाँ से कालीबंगा से मिलते हैं। एक स्थल है राखीगढ़ी, है ना। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल भारत में अगर देखें तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी है। देखिए अगर उस वीडियो में कुछ स्थल छूट गए होंगे बताना, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में है। ठीक है, और बनावली का है, बनावली भी हरियाणा में है। और राखीगढ़ी तो भारत का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में मौजूद जो है वो है राखीगढ़ी। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता जो एक कांस्य युगीन सभ्यता हुआ करती थी। कांसा क्या होता है, तो तांबा जो है, तांबा में अगर टिन मिला दिया जाए तो बन जाता है कांसा। तो कांस्य युगीन सभ्यता ये हुआ करती थी। इसको 9:1 में जब मिला देते हैं तो बन जाता है कांसा। तो कांस्य युगीन इसे सभ्यता माना जाता है। लोहा जो है उसका ज्ञान अब तक नहीं हुआ करता था। तो अगर स्टेटमेंट बन जाए कि हड़प्पा कालीन सभ्यता को या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो लोहे से परिचित थे, या लोहे का बहुतायत से इस्तेमाल होता था, तो नहीं, उस काल में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ करता था। लोहे से ये परिचित ही नहीं हुआ करते थे। ठीक है, लोग लोहे के प्रयोग से जो है वो वहां परिचित नहीं हुआ करते थे। तलवार के विषय में भी वहां पर कोई जानकारी नहीं मिली थी। देखिए कितने शांतिप्रिय लोग थे कि लड़ने के लिए तलवार के बारे में पता ही नहीं, कोई तलवार मिली ही नहीं। ऐसे ही सभ्यता अगर आज भी हो जाए पूरे विश्व में तो किस प्रकार से विश्व जो है वो फलेगा फूलेगा। मगर आज तो आप समझ सकते हैं कि लड़ाई दंगे से ही किसी को फुर्सत नहीं है, जहां देखो वहीं। ठीक है, और यहां पर हमें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार के पता लगता है। यानी यहां पर आपको होगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हुआ करता था। एक्सटर्नल ट्रेड जो है उसके साक्ष्य भी हमें मिले हैं। किस प्रकार से मिले हैं, सुमेरियन सभ्यता जो है, देखिए यहां पर है सुमेरियन सभ्यता, जिसे हम मेसोपोटामियाई सभ्यता भी कहते हैं। क्या, मेसोपोटामियाई सभ्यता। यहां पर है इजिप्ट। तो मिस्र की सभ्यता जो है ना, मिस्र की सभ्यता से भी यहां पर व्यापार हमारे हुआ करते थे। तो भारत के अंदर तो व्यापार हुआ ही करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अपने नगरों के बीच तो व्यापार था ही, साथ ही साथ हमें बाहरी व्यापार, विदेशी व्यापार के साक्ष्य भी हमें मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं, क्योंकि जो सुमेरियन सभ्यता के लोग हैं, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग हैं, वो कहा करते थे मेलुहा। मेलुहा कहा करते थे। वहां के जो वो साक्ष्य मिले उनमें मेलुहा जो है वो इस्तेमाल होता था अपनी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। और यहाँ पर दिलमुन और माकन जो है, इस प्रकार के द्वीपों की भी चर्चा है। दिलमुन और माकन जो है वो द्वीप यहाँ पर इस प्रकार से फारस के खाड़ी में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर अगर देखें तो लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है, वहां पर फारस की मोहरें में प्राप्त होती है। तो फारस की मोहरें कैसी होगी, है ना।
तो फारस की मोहरें तभी आ सकती है जब फारस से व्यापार हमारा होता हो, और यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें भी हमें मेसोपोटामिया से प्राप्त होती हैं। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें हमें प्राप्त होती हैं, और ये सभी प्रमाण जो है हमें बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। यहाँ पर देखिए जो जहाज है, बोट है, नाव है, उनके साक्ष्य हमें मिले हैं। वहाँ पर जो मुद्राएं हैं, जो मोहरें हैं, वहाँ पर बोट जो है उनके चित्र अंकित हैं, अभी दिखाऊंगा आगे आपको। और इस प्रकार से देखिए हमें ये लोथल से मिला है। कहाँ से? लोथल से। ये जहाज का इस प्रकार से एक प्रतिकृति बनाई गई है टेराकोटा की। टेराकोटा क्या होता है? तो पक्की जो मिट्टी होती है उसे टेराकोटा कहते हैं। तो इसका एक जहाज का एक पूरी प्रतिकृति बनाई गई है। इसका मतलब ये जहाज से परिचित थे और विदेशी व्यापार ये करते थे। ठीक है, विदेशी व्यापार भी उस काल में हुआ करता था। फिर आगे आ जाए तो देखिए इस प्रकार से मोहर में आप देख सकते हैं, ये जो है एक नाव का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब ये जहाज निर्माण से वाकिफ थे, उससे परिचित थे और विदेशी व्यापार हुआ करता था। यहाँ पर भी आपको एक जहाज के साक्ष्य दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं भाई, इतना बड़ा शहर है उनकी, इतने बड़े उनके शहर हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित शहर है, कोई योद्धा वर्ग नहीं है। योद्धा वर्ग का मतलब कोई लड़ाई वड़ाई के कोई साक्ष्य नहीं है, तलवार वगैरह के बारे में उनको पता नहीं है, युद्ध के कोई प्रमाण नहीं है। इतना व्यवस्थित शहर है, इतना विकसित शहर है, पक्की ईंटें का प्रयोग किया जा रहा है, विदेशी व्यापार हो रहा है, शहर फल फूल रहे हैं। तो फिर एकदम से इनका पतन कैसा हो गया? इनका फिर किस प्रकार से होगा? एक सभ्यता का पतन ऐसा ही तो नहीं हो जाता, कुछ तो कारण रहा होगा। तो इसके पतन के पीछे जो अलग अलग विद्वान हैं उनके अलग अलग मत हैं। कोई एक मत जो है वो नहीं है, सब विद्वान अपने अलग अलग मत रखते हैं, मगर किसी पर भी कोई सर्वसम्मति से नहीं पहुंचा जा सकता। जैसे कि गार्डन चाइल्ड, मोर्टिमर व्हीलर, पिगमट महोदय जो है ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण माना जाता है। मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे और उन आर्यों ने हमला किया सिंधु घाटी सभ्यता पर। आर्य लोग जो है उनको लड़ाई का ज्ञान था, उनके पास घोड़े थे, इसलिए वो लड़ सकते थे। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हथियारों का ज्ञान नहीं था, इनके पास हथियार भी नहीं थे, लड़ने में माहिर नहीं थे, बड़े शांतिपूर्ण लोग थे, इसलिए उनसे ये हार जाते हैं। और जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पर तो एक जगह पर बहुत सारे लोग मरे हुए भी हमें मिले हैं। तो ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि हाँ भाई वो मृतकों का टीला, तभी तो उसे कहते हैं। ठीक है, तो एक ये मत है कि आर्यों के आक्रमण की वजह से जो है ये सभ्यता जो है वो समाप्त हो जाती है। परंतु अलग अलग शोध अब तक हुए हैं, उन्होंने इस मत का खंडन किया है और उन्होंने ये दर्शाया है कि आर्य बाहरी लोग थे ही नहीं। आर्य तो भारत के ही मूल निवासी हुआ करते थे, इसलिए बाहरी लोगों का आक्रमण का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। इसलिए इसको जो है अब वैध नहीं माना जाता कि आर्यों के आक्रमण से ऐसा हुआ है। अभी भी इसके मत जो है अभी भी अलग अलग हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं कुछ विद्वान जो कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसा हो गया, बाढ़, सूखा या प्राकृतिक आपदा, परिस्थिति का असंतुलन पैदा हो गया, प्रशासनिक शिथिलता आ गई, इसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो उसका पतन हो गया। कहते हैं कि भाई नदियों के किनारे रहा करते थे, नदियों में बाढ़ आ गई एकदम से, या फिर नदियों जिस क्षेत्र में रहा करते थे वहां पर सूखा पड़ गया, इसलिए वहां की सभ्यता पूरी समाप्त हो गई। ठीक है, कुछ कहते हैं कि पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हो गया, कुछ कहते हैं कि परिस्थिति वहां पर प्रशासनिक शिथिलता पैदा होगी, क्योंकि शासक वर्ग जो था वो शायद हो सकता है कमजोर साबित हुआ हो और इस प्रकार से ठीक वजह से शासन नहीं चल पाया, इसलिए वो समाप्त हो गए। ठीक है, फिर साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक अत्यंत विकसित सभ्यता हुआ करती थी, लेकिन अभी तक इस बात का कोई सीधा सपाट उत्तर नहीं मिला है कि आखिर इसका पतन कैसे हुआ। अब तक कोई भी एक जवाब हमें इस बात का नहीं मिला है कि एक जवाब हो जिससे सब लोग सहमत हो जाए। इसका पता तभी लग सकता है जब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ ली जाए। तो अब तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है उसे पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो चित्रात्मक। कौन सी थी? चित्रात्मक लिपि उसकी हुआ करती थी। ये चित्रात्मक लिपि क्या होती है? देखिए ये लिपि जैसे आप आज के आप जापान, कोरिया, चीन, इस यहाँ की लैंग्वेज जब आप देखते हैं तो वहां पर हमारे जैसे भारत में है कि एक अक्षर है, फिर उसके ऊपर मात्रा लगी होती है, फिर उसका कोई मतलब होता है, ऐसा नहीं। वहां पर एक चिन्ह होता है, उस चिन्ह का कोई मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये चिन्ह है, इसका मतलब हुआ नमस्ते, या ऐसा कोई एक चित्र है जिसका मतलब हो गया गुस्सा आना। तो फिर उस चित्रात्मक लिपि है ये कि उस चित्र का कोई अर्थ निकलता होगा। ठीक है ना? तो जिस प्रकार से आप यहाँ पर इन चित्रों में देख सकते हैं कि इस ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये एक चित्रात्मक लिपि है और ये दाएं से बाईं तरफ लिखी जाती होगी, इस प्रकार के अंदाजे लगाए जाते हैं। और जब तक इसको पढ़ा नहीं जा सकता है तब तक ऐसा अंदाजा या पूरी श्योर होकर नहीं कहा जा सकता कि इसका पतन कैसे हुआ। और भी जानकारियां अभी मिलनी बाकी है। अभी अभी में देखें करंट अफेयर की बात करें तो जो तमिलनाडु की सरकार है, तमिलनाडु की सरकार ने यहाँ पर एक घोषणा की है कि जो भी इस सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को जो पढ़ेगा
उसको इनाम दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री का ये मानना है कि इसके ऊपर जो भाषा में लिखा गया है ये कोई तमिल भाषा में लिखा गया है। तो बस ये लेक्चर हम कर लेते हैं यहीं समाप्त। इसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में, उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। ये लेक्चर और एक लेक्चर सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्लो वाला अगर आप देख लेते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कोई भी प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन आएगा तो आप उसे सेटल कर लोगे, उसे आप हल कर लोगे। यहाँ पर प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन बन सकते हैं कि कहाँ पर कौन से साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, क्या घोड़े की हड्डियाँ यहाँ पर मिली है, या यहाँ के लोग जो है वो मंदिर, या आप कहो कि मंदिर यहाँ पर हुआ करते थे तो मंदिर यहाँ पर नहीं हुआ करते थे, क्या पकीट के मकान थे तो पकीटें यहाँ पर पाई गई थी, क्या, ठीक है, क्या माता देवी की पूजा करते थे तो बिल्कुल करते थे। यहाँ पर मेंस में एक बार क्वेश्चन बन गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वहां से आज के शहरीकरण में किस प्रकार से इनपुट लिए जा सकते हैं, तो हम वहां पर बता सकते हैं कि वो ग्रिड वाली पद्धति वाली सड़कें हम ले सकते हैं, और अगर देखें तो जल निकास प्रणाली वाली व्यवस्था हम ले सकते हैं। इस प्रकार की चीजें हम वहां से ले सकते हैं। तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं यहीं समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।